जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। चलने का हौसला तो रख ए मुसाफिर, क्योंकि अच्छे मुसाफिरों को रास्ते भी सलाम करते हैं। यस, आई एम सुशील शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म इंग्लिश इज इजी विद सुशील। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एंड उसके भी पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे ज़रूर सजेस्ट करूँगा आपको कि आप पहले वो दोनों वीडियो लेक्चर देख लें, ताकि आपको आज के इस वीडियो लेक्चर को समझने में सुविधा हो सके। डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अंग्रेजी आसान भाषा में सीखते हैं। यदि आपका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं भी है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आइए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं। आज का ये सेगमेंट जो है डिपेंड है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आज का जो ये सेगमेंट है ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 4 है। यानी इसके पहले के जो 3 पार्ट्स हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लें। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। हालांकि आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें केवल एक नियत क्रियाएं होती हैं, एक फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो आज हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके वन कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, द टॉपिक ऑफ टुडे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दैट इज टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस into one simple sentence. All right, so dear friends, are you ready? And I think you all of you are ready and waiting, एंड देखते हैं कि कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल को मिला करके एक सिंपल बनाएंगे। द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज ए कंपाउंड सेंटेंस। सॉरी, हमें कंपाउंड बनाना है, दो या दो से अधिक सिंपल को मिला करके एक कंपाउंड बनाना है। सो द बेसिक क्वेश्चन वी हैव दैट इज व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है, बट हम आपको एक छोटी सी ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। आप जानते हैं एक चीज तो इसके बारे में अच्छे से आप जानते होंगे, क्लाज, और एक चीज आप जानते होंगे, कंजंक्शन। क्लाज जो वाक्यांश होता है, क्लाज वाक्यांश, ये वाक्यांश है, ये तीन होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लाज होती है, ये दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लाज, और एक होती है सब ऑर्डिनेट क्लास। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के कंपाउंड बनाएंगे। तो भाई कंपाउंड तो हम तब बना पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि कंपाउंड क्या होता है, या अगर ये होता कि हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम कॉम्प्लेक्स तब बना सकते थे जब हमें ये जानकारी हो कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सिंपल इसके पहले जो हमने सीखे सिंपल बनाना, तो वो उसमें हमें जानकारी थी कि सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो पहले हम ये जान लें कि कंपाउंड किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम आराम से या आसानी से वेरी इजीली वी विल बी एबल टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। सो डियर फ्रेंड्स, क्लास जो हमने बताई, सो क्लास दैट आई एम टेलिंग यू एंड डिस्क्राइबिंग कि ये क्लास तीन होती हैं। एक प्रिंसिपल क्लास होती है, एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। वहीं पर अगर आप कंजंक्शन की बात करें, जो संयोजक होते हैं, संयोजन करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरे होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, बेसिकली जो हमारा कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, कंपाउंड क्या होता है, वो यही है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक प्रिंसिपल क्लाज हो, क्या हो, एक प्रिंसिपल क्लाज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लाज हो।
एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, ऐसे सेंटेंसेस हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। तो आपसे यदि कोई पूछता है कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो यू कैन टेल, जो भी पूछ रहा है, you can tell कि a sentence in which there is a principal clause and a coordinate clause, the sentence is called a compound sentence। तो बड़ा आसान है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। दूसरी चीज आप जानते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होने पर और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होने पर वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। सो बहुत आसान है। सिंपल को आपने देखा था, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। देखो मैं आपको पहले भी बता दूं कि कठिन कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस थोड़ा सा कठिन क्या है, कठिनाई क्या है, हम चीज़ों को कठिन मान लेते हैं। एक बात जान लें कि हम चीज़ों को हम इसलिए नहीं थकते क्योंकि काम की अधिकता होती है, बल्कि इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम किसी कार्य को भार स्वरूप समझ कर करते हैं। तो मेरा आपसे सजेशन है आपको कि आप किसी भी कार्य को सिस्टमेटिक ढंग से करें। एक सिस्टम होता है हर चीज़ का। तो अगर आप कंपाउंड को समझना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स को समझना चाहते हैं, तो ये जो एनालिसिस है ये दैट विल हेल्प यू। एंड एनालिसिस क्या कहते हैं, एनालिसिस टेल्स यू कि एक एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो द सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। एंड एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, द सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, तो आप जानते हैं वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का 4th वीडियो लेक्चर है। एंड टुमारो विल बी द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का कल एक लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। तो 5 वीडियो लेक्चर में मैंने आपकी सिंथेसिस को कवर अप किया है। एंड आपने अगर वो 5 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो लेक्चर आप जब देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली आई बिलीव कि आप सिंथेसिस के चैप्टर में एट होम इन हो जाएंगे। एट होम इन का मतलब होता है एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप ढेर सारे एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड जो है परेशानियों को जब सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप एट होम इन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये एक बात और, जैसे वहां मैं ये कहूं कि ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज, ये हमारा एक सेंटेंस है। यहां से लेकर के यहां तक एक बड़ा सेंटेंस है। इसमें आप जानते होंगे अगर आप क्लास निकालना चाहें, अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्रिंसिपल क्लास कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट क्लास कौन सी होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक सेंटेंस है, आप इसमें से कंजंक्शन ढूंढिए। कंजंक्शन ये है। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन जो दो शब्दों को, दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। अच्छा, क्लास क्या है? वाक्यांश है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश, अर्थात वाक्य के टुकड़े। अंश का टुकड़ा होता है, तो टुकड़ा, वाक्य का टुकड़ा। वाक्य का टुकड़ा कहाँ है? ये देखो, हमने कंजंक्शन इसमें से निकाल दिया। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक सेंटेंस था, हमने इस कंजंक्शन को निकाल दिया, बाहर कर दिया। और जब ये कंजंक्शन बाहर चला गया तो आप जानते हैं जो जोड़ रहा है जब वही चला गया, आप समझ रहे हैं, जो जोड़ रहा है वही चला गया, तो क्या हुआ? ये जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा था, ये एक्चुअली टूट गया। टूट गया एंड ब्रोकन हो गया, तो इसमें पीसेज आ गया। एंड पीसेज कौन से हैं? एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, तो ये तो निकल गया। अब दो टुकड़े हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इसी को टुकड़े को यानी अंश को हम क्लाज कहते हैं। क्लाज आप समझ गए। क्लाज क्या है? ब्रोकन पीसेज ऑफ सेंटेंस है। ये देखो, ये एक क्लाज ये हो गया, एक क्लाज ये हो गया। क्यों? क्योंकि जो जोड़ रहा था वो बाहर चला गया, जो जोड़ रहा था जब बाहर चला गया तो मेरे ख्याल से चीजें टूट जाएंगी। टूट गया तो एक टूटा टुकड़ा इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, और आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि एक क्लाज ये है, एक क्लाज ये है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा सेंटेंस आपका कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये वाली क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास है, ये प्रिंसिपल है, और अगर ये वाली क्लास, ये वाली कोऑर्डिनेट है, तो सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड है, राइट। और अगर ये वाली क्लास
प्रिंसिपल है और ये वाली क्लास सबऑर्डिनेट है, तो ये पूरा सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये डिपेंड करता है कि क्लास कैसी है। प्रिंसिपल क्लास कोऑर्डिनेट क्लास मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये डिपेंड कर, अच्छा ये तो क्लियर है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले क्लासेस आती हैं वो जनरली सामान्यतया प्रिंसिपल क्लास होती है। मीन्स ये प्रिंसिपल क्लास है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है? ये अगर कोऑर्डिनेट है तो पूरा सेंटेंस आपका कंपाउंड है, अगर ये सबऑर्डिनेट है तो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट मिलकर के कॉम्प्लेक्स है। डिफरेंस ये डिपेंड करता है कंजंक्शन पे, क्योंकि कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर? टू काइंड्स ऑफ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, एंड द फर्स्ट वन कंजंक्शन you can see here coordinating conjunction, and the second one conjunction you can see here subordinating conjunction. मीन्स अगर ये कंजंक्शन, इनको छोड़ो, ये कंजंक्शन अगर कोऑर्डिनेटिंग है तो ये तो प्रिंसिपल है ही। मैंने कहा था पहले आने वाली क्लासेज जनरली प्रिंसिपल होती हैं, ये प्रिंसिपल क्लास है। ये पता नहीं है तो ये जो है इसे बनाने का काम ये करता है। कोई भी सेंटेंस हो, बाद वाली क्लास को बनाने बिगाड़ने का काम कंजंक्शन का है। कंजंक्शन अगर कोऑर्डिनेटिंग है, ये वाला कोऑर्डिनेटिंग है, तो ये क्लास कौन सी बनाएगा? कोऑर्डिनेट क्लास बनाएगा। और अगर कोऑर्डिनेट क्लास बनाएगा तो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और अगर यहाँ पे कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग लगा है तो ये आगे आने वाली क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास बनाएगा, और सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जो द मेन रोल दैट इज प्लेड बाय कंजंक्शन. Conjunction plays a very important role in making sentences, because there are two kinds of conjunctions. The first one conjunction that is coordinating, and the second one that is subordinating. And if coordinating conjunction is being used in any of the sentences, so the sentence is going to become a compound sentence. And if subordinating conjunctions are going to be used in any of the sentences, so the sentences are going to become कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो सारा का सारा खेल, सारा का सारा कानून, सारा का सारा जो रुतबा, अस्तित्व, जो कुछ भी है वो कंजंक्शंस का है. कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां लगते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जहां लगते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और आप में से बहुत सारे लोग ये बता सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है. और इसे कहाँ बताएंगे आप? इसे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में. यू हैव टू राइट दैट ये सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. सो द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट द नेचर ऑफ द सेंटेंस, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस दिस वन इज, coordinating or compound or complex. So that you have to write in the comment box, and I'm betting that you are going to write in the comment box. Okay, so the next one, तो एक वेरी बेसिक थिंग जो निकल के सामने आई वो क्या है कि अगर हमें किसी भी दो सेंटेंसेस को कंपाउंड में कंबाइन करना है, यानी अगर हम दो सेंटेंसेस पा जाएं, अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे बता दूं कि मुझे ऐसे ही करना है, व्हाट मैंने यहाँ लिखना है, he went to Agra, he stayed there for a week. मीन्स मैंने एक सेंटेंस ही लिखा और विद इन द ब्रैकेट हमने लिखा कंपाउंड बनाइए. नाउ यू हैव टू कंबाइन दिस वन इनटू कंपाउंड सेंटेंस. सो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं. और मैं आपसे पूछूं कि इसको कंपाउंड बनाने का प्रोसेस क्या है, हाउ कैन बी कंबाइन दीज टू सेंटेंसेज, मीन्स दिस ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज, एक कंपाउंड हम कैसे बना सकते हैं. सो वेरी इजी, यू कैन से कि हम इसमें केवल कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, राइट. अगर आप इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा. अच्छा, अब सपोज दैट कि ये इस विद इन द ब्रैकेट ये कह रहा है कि नहीं, डोंट, यू जस्ट यू डू कंबाइन दिस इनटू वन कॉम्प्लेक्स. आपको इसको कॉम्प्लेक्स में कराना है, कॉम्प्लेक्स में इसको कंबाइन करना. सो वेरी इजी. अगर कंपाउंड बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज में आते हैं तो सब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कौन से कंजंक्शंस यूज में आएंगे, आप बेहतर समझ रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है. कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज में आते हैं. तो आज हमको क्या बनाना है, व्हाट वी हैव टू डू टुडे हमको क्या करना है, वी हैव टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस. सी हियर द
हेडिंग ऑफ टुडे, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हमने टॉपिक आज का चुना है वो क्या है? टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके कंपाउंड बनाना है। एंड कंपाउंड बनाना है तो किस कंजंक्शन का यूज करना है? यू बेटर अंडरस्टैंड, आज हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के यूज करने हैं। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अगर आपको तैयार नहीं है तो आप उनको जरूर तैयार कर लें। मैं इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, जस्ट गोइंग टू राइट coordinating conjunction on this whiteboard. And if you don't can if you यदि आपको नहीं मालूम कि coordinating conjunctions कौन से हैं, if you don't know them about, and that's why you have to learn them by heart, and you have to know, you have to study about them. आपको उनके बारे में स्टडी करना है। एंड आपको मैंने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना के दिया भी है। सो इफ यू डोंट नो about coordinating conjunctions and subordinating conjunctions, so you have to study, you have to make a very deep study about them. तो देखते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है। हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखना है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये अब मैं जितने कंजंक्शंस लिखूंगा they all will make a compound sentence, वे सारे के सारे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। एंड you can use them and they will help you, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे। तो इन्हें आपको तैयार भी करना है, याद भी करना है। अगर इनको याद कर लेंगे तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और आपकी एकेडमिक एग्जामिनेशंस दोनों के लिए वो बेनिफिशियल होंगे। अंडरस्टैंड? सो वी आर आई एम गोइंग टू राइट, ओके। एक है एंड, ये बोथ हैंड, आप इनको याद कर लीजिएगा। बोथ हैंड, एक एज वेल एज sorry, and next one, not only and but also, and next one, either or, next one, neither nor, next one, otherwise, next one, or, next one, but, next one, yet, next one, still, next one, however, next one, so, next one, for, next one, therefore, and next one, as, and next one, hence. So these are the coordinating conjunctions. You can see these are the coordinating conjunctions, and these coordinating conjunctions make always a compound sentence. ये सारे के सारे conjunctions आपके लिए compound sentence बनाते हैं, and they will help you when you have been directed to combine two or more simple sentences into one compound sentence. जब आपको डायरेक्ट किया गया है, निर्देशित किया गया है कि किन्हीं दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, सो दे विल हेल्प यू, यू अंडरस्टैंड। एंड अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं तो इनकी जगह पे कौन से लगेंगे? सबऑर्डिनेटिंग। उनकी भी एक बिल्कुल लिस्ट है, उनकी भी एक लिस्ट है जिनको आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। रिमेंबर कि बड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल होता है। आप मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल गेट, आप कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। आप श्रम खर्चा कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं। समर में चोट जो खाता उसी का मान होता है। समर में चोट जो खाता उसी का मान होता है। भरी उस वेदना में भी मधुर मुस्कान होता है। सृजन में चोट जो खाता है, छेनी की हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर का कभी भगवान होता है। यू अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड वेल। सृजन में चोट जो खाता है, छेनी की हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर का कभी भगवान होता है। बहुत दुख दर्द सहने पड़ते हैं सफल होने के लिए। निश्चित रूप से आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज यू नो इंग्लिश इज इजी विद सुशील। होप यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इन सारे कंजंक्शंस का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल बना सकते हैं। हमने इसका कंजंक्शन का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें। इनका हमें यूज करना है। अब सपोज दैट मैं कुछ
दो चार सेंटेंसेस आपको बना के दिखाता हूँ कैसे सेंटेंस बनेंगे। जैसे सपोज दैट आई एम सॉरी नेक्स्ट वन, यू आर गोइंग टू मुंबई। दिस इज द फर्स्ट वन। I too am going. Yeah, I'm also going. तुम मुंबई जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ। So very easy. And यहाँ पे हमको क्या करना है? Compound. And compound you know, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो हमें इसमें एक प्रिंसिपल क्लास बनानी है और एक कोऑर्डिनेट क्लास बनानी है। और आप जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इनमें से किसी जो अप्रोप्रिएट हो, जो फिट हो, उस कंजंक्शन का आप यूज कर देंगे, अपने आप कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। एंड में इस और होता है बोथ एंड, दोनों और, एज वेल एज साथ ही साथ, नॉट ओनली बट आल्सो, यही नहीं वो भी, आइदर और, या नीदर नॉर, ना अदरवाइज, अन्यथा और अथवा, बट लेकिन, येट फिर भी, स्टिल के बावजूद, हाउएवर कुछ भी हो या कितना भी हो, सो इसलिए, फॉर क्योंकि, देयरफॉर अतः, एज क्योंकि, हेंस अतः। आप इनमें से किसी का यूज करिए। किसी का यूज करने से मेरा मतलब है कि इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए जो अप्रोप्रिएट कंजंक्शन है, यू हैव टू यूज दैट, यू हैव टू यूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड। सी, यहाँ पे एक कंजंक्शन आप देख रहे होंगे, एज वेल एज, साथ ही साथ। तुम मुंबई जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूं। तुम मुंबई जा रहे हो, साथ ही साथ मैं भी जा रहा हूं। सो आप आसानी से कह सकते हैं। तो यहां क्या हो गया, यू एज वेल एज आई। अब फिर क्या लगाएंगे, आर गोइंग टू मुंबई। तुम और मैं दोनों मुंबई जा रहे हैं। अब आप देखो, हमने एज वेल एज से जोड़ दिया, ये कंजंक्शन है। अब आप सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा, ये आई के बाद आर का प्रयोग, दिस वन। यही सारी चीजें हैं जो आपको अंग्रेजी में सीखनी होती हैं। याद रखें कि जब एज वेल एज से, ये देखिए एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं, यू और आई, जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़ते हैं, तो जो वर्ब होती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अंडरस्टैंड? जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़ते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे आई एज वेल एज यू एम गिल्टी। अंडरस्टैंड? तो पहले अगर ये आई पहले होता तो यहाँ पे एम लग जाता, भले ही यहाँ यू होता। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन, एक दो तीन और एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, द thief was found guilty, he was punished। ये देखिए, थीफ को, चोर को, was found पैसिव का स्ट्रक्चर है। was के बाद देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी। अच्छा, ये एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा, सर आईएनजी क्यों नहीं लगी यहाँ पे? क्योंकि आप जानते हैं कि was वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये was वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो द थीफ वाज फाउंड गिल्टी, थीफ को गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया। ही वाज पनिश्ड, उसे पनिश किया गया, दंडित किया गया। देखिए यहाँ पे भी वाज के साथ थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर है, तो मींस ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। एंड दिस वन ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस टू बी कंपाउंड इनटू वन कंपाउंड। इसमें भी आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो आप किसका यूज कर सकते हैं, ये देखिए, सो थीफ को गिल्टी पाया गया, उसे पनिश किया गया, दंडित कर दिया गया, इसलिए उसे दंडित किया गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चोर को, थीफ को फाउंड किया गया गिल्टी, और आगे हमने लिखा सो
he was punished. One of my student, उन्होंने मुझसे कहा सर क्लास इज वेरी गुड एंड कुछ टेक्निकल कमियां, देर आर सम टेक्निकल मिस्टेक्स. सो आई टेल यू, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, एंड मैंने यूट्यूब पे जस्ट अभी शुरू किया है एंड मैं जानता नहीं हूँ. सो स्लोली सारी कमियों को मैं कोशिश करूँगा. आई विल ट्राई टू लेसन देम. मैं उन्हें कम करने की कोशिश करूँगा. अब स्लोली आप समझ सकते हैं बेहतर. आपको कंटेंट मिल रहे हैं, आप कंटेंट देखें, एंड जो भी ऐसी कमियां हैं उन्हें मैं धीरे धीरे दूर कर लूँगा. सो ये आपका समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पे आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं. कैसे इनका प्रयोग करके आप क्या करेंगे, आप इनके नोट्स बना लेंगे. एक पेन और पेपर लेके कि इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करके आप इनका नोट्स बना लेंगे एंड इनको आप तैयार कर लेंगे. यहाँ पे एक और मैं लिखता हूँ कि हरी अप, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, ट्रेन छूट जाएगी, आप ट्रेन को मिस कर देंगे. कंपाउंड बनाना है. हरी अप, यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी. यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हैं. ये नहीं तो अन्यथा यहाँ पे आपने लिख दिया हरी अप, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन. आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं और कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल बनाया जा सकता है. बस और बस किसकी मदद के द्वारा, कंजंक्शंस की मदद के द्वारा. आप समझ सकते हैं बेहतर. ओके, एक और देखते हैं. ही वाज इल, ये ही वाज इल, वो बीमार था. ही कुड नॉट अटेंड हिज क्लास, वो अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाया. बहुत आसान है, आप सो का यूज कर सकते हैं. वो बीमार था इसलिए अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाया. या एक तरीका और है, फॉर का मतलब होता है क्योंकि. जब इसका कंजंक्शनल यूज होता है तो एज और फॉर दोनों का मतलब होता है क्योंकि. आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं. आप कैसे कर सकते हैं, सो का प्रयोग तो आपने कर दिया, ही वाज इल सो ही कुड नॉट अटेंड हिज क्लास, अटेंड, सो ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, मतलब वो बीमार था इसलिए उसने अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाया. एंड आप इसका फॉर का प्रयोग ऐसे कर सकते थे कि ही कुड नॉट अटेंड हिज क्लास, वह अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाया, फॉर ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था. या ऐसे कर सकते थे, ही कुड नॉट अटेंड हिज क्लास एज ही वाज इल. डिफरेंस आशा करता हूं कि आप इन कंजंक्शंस का यूज अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में भी करेंगे. सिंथेसिस का उद्देश्य भी यही है कि ढेर सारी बातों को थोड़े में कहना, सिंथेसाइज कर देना, उन्हें छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना. तो आप बेहतर समझ सकते हैं अगर इनका प्रयोग आप अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में करते हैं. आप बिकॉज की जगह एज का यूज करिए, फॉर का यूज करिए. आप कर सकते हैं, यू कैन डू एंड रिमेंबर, आप कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. तो कहने का मतलब आप इनका प्रयोग कर सकते हैं. आप इन्हें कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन को बिकॉज की जगह पर फॉर का प्रयोग करिए, एज का प्रयोग करिए, नई चीजों का प्रयोग करिए. विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, गलती होगी और क्या होगा. विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले गलती करना सीखें. सुधार तो आप तभी करेंगे ना जब आप गलती करेंगे. और हम इस डर में बैठे रहे, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. रिमेंबर, जो आज आसमान में सितारे बन के चमक रहे हैं ना, वो भी आपकी तरह ही पैदा हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल शिशु की भांति. लेकिन उन्होंने अपने आप को स्थापित किया. कैसे? क्योंकि उन्होंने कुछ चाहा और किया. आप चाहते तो बहुत कुछ है, यू अंडरस्टैंड. तो आप करना भी सीखें. अगर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत कुछ करेंगे. तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे. आशा करता हूं कि आपने इन चीजों को समझा होगा और ये भी आशा करता हूं कि एक क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. क्वेश्चन मैं दे रहा हूं. क्वेश्चन है, इफ यू लीड आई शैल फॉलो. एंड डोंट आस्क मी कि सर ये इसमें तो 2 सेंटेंसेस नहीं है. एक्चुअली हमने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया, ये कॉम्प्लेक्स है,
ईट से शुरू हुआ है, ईट यहाँ पर कंजंक्शन लगता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू कंपाउंड सेंटेंस। यदि तुम लीड करोगे आगे, हमें नेतृत्व करोगे, मैं पालन करूंगा, मैं अनुसरण करूंगा, तुम नेतृत्व करोगे, मैं अनुसरण करूंगा। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट, यू हैव टू आंसर, and you have to give the answer of this question in the comment box. I am waiting and hope that you are going to give me the correct answer. And अगर आप किसी भी तरह का आंसर करते हैं, so I'll answer that. And आज की क्लास आपको कैसी लगी, do write in the comment box. And remember कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe this channel because in the morning I upload one video daily morning. So English is easy with Sushil. एंड आशा करता हूँ, होप मीट यू अगेन टुमारो, सेम प्लेटफॉर्म सेम टाइम। एंड कल का वीडियो लेक्चर विल बी द लास्ट वीडियो लेक्चर फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस के लिए लास्ट वीडियो लेक्चर होगा एंड टोटल नंबर ऑफ वीडियोस 5 हो जाएंगे। ये 4th वीडियो लेक्चर ऑफ सिंथेसिस है, 5th वीडियो लेक्चर कल आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते फिर वही 2 लाइनें मैं कह के जाऊँगा, ताकि आप अपने कर्तव्य मार्ग से कभी विचलित न हो, कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपने काम में लगे रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।